नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे थे अध्याय 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। और इसमें हम अभी पहले टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे परागण, और परागण से रिलेटेड हम अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था परागण व उसके प्रकार, और दूसरे वीडियो में हमने परागण यानी कि जो प्रकार है उसके स्वपरागण और परपरागण के लिए किस किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, किस किस प्रकार की युक्तियां होती है, वो हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा है। तो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो पहले आप इनको देखिए, और उसके बाद हम आज आगे बढ़ेंगे कि जो परपरागण हैं, हमने लास्ट समाप्त किया था परपरागण, तो इस परपरागण के प्रकारों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परपरागण के प्रकार, यानी कितने प्रकार से हो सकता है, या इसी टॉपिक को परपरागण की विधियों के रूप में भी पूछ लिया जाता है। परपरागण की विधियां, क्योंकि जिस मेथड से परपरागण हो रहा है उस मेथड के आधार पर ही उसके प्रकारों का डिवाइडेशन किया गया है। इसलिए आपसे परपरागण के प्रकार पूछा जाए या परपरागण की विधियां पूछी जाए, हमारा आंसर सेम ही होता है। और ये जो प्रकार हैं या विधियां हैं, ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे? तो हम बात करते हैं कि जब हमने परपरागण पढ़ा था तो परपरागण में हमने क्या पढ़ा था? परपरागण में हमने पढ़ा था कि परपरागण में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक पादप है ना, तो इस पादप का जो पुष्प है, तो यहाँ से जो परागकण निकलेगा, प्रस्फुटन जब परागकोश का होगा और ये परागकण जब यहाँ से निकलेगा, तो ये इसी पादप के वर्तिकाग्र पर ना पहुँचकर इसी जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? इसी पादप पर उपस्थित पुष्प पे ना पहुंचकर इसी के पास स्थित किसी अन्य पादप, इसी जाति के ना, सेम जाति के अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था? इस प्रक्रिया को हमने कहा था परपरागण। लेकिन स्टूडेंट्स, जब ये परागकण यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, या यूँ कहूँ कि किसी साधन या एजेंट की इसको आवश्यकता होगी जो इस परागकण को यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा। तो एक मेथड होगा जो यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाएगा। अब ये साधन कौन कौन सा हो सकता है, इसी आधार पर परपरागण की विधियाँ या प्रकारों का डिवाइडेशन किया गया है। जैसे किस किस के द्वारा ये पहुँच सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हवा में उड़ करके पहुँच सकता है, तो वायु यहाँ पर एक साधन हो सकता है परागकण के स्थानांतरण के लिए। अगर जलीय पादप है तो जल पर तैरकर पहुंच सकता है, जल में तैरकर पहुंच सकता है, तो जल भी एक साधन का काम करता है। कीटों के द्वारा, जब कीट पुष्प पर बैठेंगे, मान लीजिए कोई कीट यहाँ पुष्प पे मकरंद चूसने के लिए बैठा, तो ये परागकण उस कीट से चिपक गए, और जब यही कीट उड़कर के किसी दूसरे पुष्प पर गया तो वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कीटों के द्वारा होगा। इसी प्रकार से और भी कई अन्य प्रकार के साधन, जैसे पक्षी, तो इस प्रकार के साधन हो सकते हैं। जैसे एक इसमें आता है चमगादड़ ना, चमगादड़ को हम पक्षियों से अलग रखते हैं क्योंकि ये पक्षी वर्ग में आता है, एविज जिसको हम पढ़ते हैं, जबकि चमगादड़ जो है ये मैमल्स यानी स्तनधारी होता है, तो इसको आप पक्षी ग्रुप में नहीं रखेंगे, इसको स्तनधारी है, इसलिए थोड़ा इसको अलग करके हम पढ़ेंगे। तो ये मुख्य साधन होते हैं। चमगादड़ को मैंने अलग से क्यों लिखा है, जब इसकी बारी आएगी तब हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ये कुछ मुख्य साधन हैं जिसके द्वारा ये परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से इन साधनों के आधार पर परागण कितने प्रकार का हो जाता है? 5 प्रकार का। एक एक करके 5 प्रकार पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वायु। अगर परपरागण वायु के द्वारा हो रहा है तो इस प्रकार के परपरागण को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के परपरागण को कहा जाएगा वायु परागण।
वायु परागण। तो परिभाषा तो नाम से स्पष्ट है। वायु परागण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो इस प्रकार का परागण पाया जाता है मक्का में। मक्का में इसी प्रकार का परागण वायु परागण पाया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप मक्का लिख सकते हैं कि मक्का में कौन सा परागण पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, तो एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि जो ये वायु परागण पुष्प हैं, इनमें किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है ना, किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा वायु परागण में कि जब ये परागकण यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो और वायु के द्वारा चूंकि हो रहा है, तो इस परागकण में भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात, परागकण क्या होना चाहिए कि वायु में उड़ कर के आसानी से यहाँ पहुँच जाए, इसलिए ये हल्का होना चाहिए, है ना। तो वायु परागण पुष्प में क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए कि जो परागकण हैं, परागकण वो क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, आसानी में हवा से उड़ जाए, यानी शुष्क सूखा हुआ होना चाहिए। तीसरा, जब वायु में उड़कर के परागकण जाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही पहुँचे, कहीं पर भी उड़ कर के जा सकते हैं, यानी कि संख्या अधिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, संख्या अधिक होना चाहिए, क्योंकि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक संयोग मात्र है। इस कारण यदि संख्या में परागकण ज़्यादा बनेंगे तो ये संयोग की संभावना यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वायु परागित पुष्पों में जो परागकण हैं, इन परागकणों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो ये तो नर पुष्प के अनुकूलन हो गए। मादा पुष्प में किस प्रकार का अनुकूलन होना चाहिए, तो मादा पुष्प अब चूंकि यहाँ से उड़ करके यहाँ जाएगा, तो अब ये वर्तिकाग्र पर ही पहुँचे, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वर्तिका लंबी होगी, जैसा कि मक्का में आपने देखा है काफ़ी लंबी होती है ना, जो ये ऐसे मक्का से ऐसे निकली रहती है ना, तो ये वर्तिका ही होती है। तो इस प्रकार से वर्तिका क्या होगी, लंबी होगी। तो जब परागकण उड़ के आएगा तो इससे कहीं एक ब्रश जैसी हो जाती है ये, तो जब परागकण उड़कर आएगा तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा और ये आसानी से परागण की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। तो मैं एक मादा पुष्प में किस प्रकार का अनुकूलन होना चाहिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मादा पुष्पों की जो वर्तिकाग्र है, मादा पुष्पों की वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए, लंबी व ब्रुश के समान, लंबी व ब्रुश के समान होनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे जैसा कि मैंने बताया कि लंबी व ब्रुश के समान होगी, तो परागकण जब उड़ कर के आएगा तो वो इससे आसानी से चिपक जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि वायु परागित पुष्पों में किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं, तो ये अनुकूलन वायु परागित पुष्पों में पाए जाते हैं। तो ये तो पहला टाइप समाप्त हुआ हमारा। दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तो दूसरा टाइप है जल परागण। अब जल परागण स्वाभाविक बात है किसमें पाया जाएगा, तो जल परागण होगा जलीय पादपों में। किसमें होगा, जलीय पादपों में। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो परागकण हैं वो क्या होंगे, वो जल के माध्यम से जल में तैर करके एक पादप से कहाँ पहुँचेंगे, दूसरे पादप के पुष्प तक पहुँचेंगे। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से पहुँचेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको जल परागण कहा जाएगा। लेकिन अब जल के माध्यम से दो प्रकार से ये पहुंच सकते हैं और इसी आधार पर जो जल परागण है ये कितने प्रकार का होता है, तो जल परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये पहला प्रकार, एक प्रकार तो है अधिजल परागण, अधिजल परागण और
दूसरा प्रकार होता है अधोजल परागण। अधोजल परागण, अधोजल परागण। देखिए अधिजल परागण और अधोजल परागण में क्या अंतर है? अधि का मतलब होता है ऊपर, अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो जब कोई पादप है और पराग कण, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए इसको कि ये जल की सतह है, ठीक है, यहाँ नीचे क्या है? जल है। और ये कोई पादप है, ठीक है, और यहाँ इसका कोई पुष्प है और यहाँ से परागकण निकला और इस जल की सतह पर तैरता हुआ यहाँ दूसरे जलीय पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। दूसरे जलीय पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो कहाँ से पहुंचा है? ये जल की सतह पर तैरता हुआ पहुंचा है, जल की सतह के ऊपर से तैरता हुआ पहुंचा है। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाएगा? अधिजल परागण कहलाएगा, ठीक है। तो अधिजल परागण में क्या होगा कि पराग कण जो है वो जल की सतह पर तैरता हुआ दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो इसको तो कहेंगे अधिजल परागण। और ये किस में पाया जाता है? तो इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। अधिजल परागण के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका एक उदाहरण है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिजल परागण किस में पाया जाता है? वेलिसनेरिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल 1 नंबर में पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का जलीय परागण पाया जाता है? तो अधिजल परागण इसमें पाया जाता है। दूसरा होता है अधोजल परागण। अब आप समझ ही गए होंगे कि अधोजल परागण में क्या होगा। अधोजल परागण में क्या होगा कि वही जो जल की सतह है, तो यहाँ पर जो पादप होंगे, जलीय पादप, तो जो इसमें पुष्प जो होगा वो जल में होगा। तो यहाँ जब परागकण निकलेगा तो जल की सतह पर तैरता हुआ नहीं पहुँचेगा, बल्कि एक तरह से ये कह सकता हूँ कि जल निमग्न पादप होते हैं। मैंने थोड़ा बाहर बना दिया, पूरा जल में डूबा हुआ पादप होता है। तो जो परागकण होगा वो भी जल के भीतर ही होगा और जल के भीतर ही तैरता हुआ ये दूसरे जल निमग्न पादप तक पहुँचेगा, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो यहाँ से परागकण जल के भीतर ही तैरता हुआ दूसरे पादप तक पहुंचा है। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाएगा? अधोजल परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधोजल परागण। तो ध्यान रखना, अधोजल परागण जल निमग्न पादपों में पाया जाएगा, यानी जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए हैं। पूर्ण रूप से कहाँ है? जल में डूबे हुए हैं, ऐसे पादपों में अधोजल परागण पाया जाएगा। और इसमें जो परागकण है वो जल की सतह के ऊपर नहीं, जल की सतह के भीतर से तैरता हुआ उसी जाति के दूसरे जलीय पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो यह अधोजल परागण होता है। और अधोजल परागण किस में पाया जाता है? तो उदाहरण ध्यान रखना, इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके होते हैं। एक है नाजास में ये पाया जाएगा, एक ये पाया जाएगा, एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जोस्टेरा में ये पाया जाएगा। तो नाजास और जोस्टेरा इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखने। इनमें अधोजल परागण पाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जल परागण किन में पाया जाता है? जलीय पादपों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जल परागण जलीय पादपों में ही पाया जाएगा, लेकिन समस्त जलीय पादपों में जल परागण ही पाए जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। कैसे समझिए? जैसे कई जलीय पादप ऐसे हैं जो जल में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जल परागण नहीं होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है पोटामोजिटोन,
पोटामोजिटोन, और एक और एग्जाम्पल आप याद रखिए, मीरियोफिलम, मीरियोफिलम। तो ये दो ऐसे जलीय पादप हैं जो पाए तो कहाँ जाते हैं, जल में, लेकिन परागण इसमें कैसे होता है, तो इनमें जो परागण होता है वो जल परागण नहीं होता है, बल्कि इन पादपों में किस प्रकार का परागण होता है, इन पादपों में होता है वायु परागण। कौन सा परागण पाया जाता है, वायु परागण, वायु परागण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उन जलीय पादपों का नाम बताइए जिनमें वायु परागण पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम होगा, पहली बात। दूसरा, कुछ जलीय पादप ऐसे भी है जिनमें कीट परागण पाया जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा निम्फिया। तो निम्फिया जो जलीय पादप है, इसमें भी जल परागण ना होकर के कौन सा परागण होता है, कीट के द्वारा परागण होता है, इसमें कीट परागण पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि जल परागण जलीय पादपों में ही होगा, लेकिन समस्त जलीय पादपों में जल परागण ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जलीय पादपों में जल परागण के अलावा वायु परागण और कीट परागण भी हो सकता है। तो परागण के दो इंपॉर्टेंट टाइप हमने फिनिश किए, कौन कौन से, वायु परागण और नंबर 2 जल परागण। नंबर तीसरी बात करते हैं तीसरे टाइप के परागण की, जिसे आप कहते हैं कीट परागण। और देखिए कीट परागण में क्या होगा, तो परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ जो पराग कण है उसका स्थानांतरण दूसरे पादप के पुष्प पर किसके द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा। ये कीट कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, है ना, और आप जैसे मान लीजिए कोई पतंगे हैं, तितली है, बीटल आदि कीटों के द्वारा परागकण एक पादप से दूसरे पादप पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाएगा, कीट परागण कहलाएगा। लेकिन ये कीट उन पुष्पों तक क्यों जाएंगे, यानी यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कीट परागित जो पुष्प हैं उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए इन पुष्पों का चमकदार व रंगीन होना आवश्यक है ना, क्योंकि अगर पुष्प चमकदार व रंगीन होगा तो जो कीट है वो इसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, इस पर आके बैठेगा, है ना। उसके अलावा अब एक बार तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अब दूसरी बात, ये तो आकर्षण की बात हो गई, दूसरा इन पुष्पों के अंदर क्या होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मकरंद, क्योंकि इन कीटों को जब ये यहाँ आकर बैठेंगे तो इनको यहाँ से मीठा रस मकरंद मिलेगा, तो ये उसको भोजन के रूप में क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से इनको यहाँ इन पुष्पों से पारितोषिक मिलेगा, तो ये बार बार इन पुष्पों पर आएंगे और एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पुष्प पर ये भ्रमण करेंगे, और इसी दौरान ये यहाँ से परागकणों का ट्रांसफर भी एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे पादप के पुष्पों पर कर देंगे। तो इस प्रकार से कीट परागण होगा। तो कीट परागण पुष्पों का चमकदार व रंगीन होना और मकरंद युक्त होना बहुत आवश्यक है। तो ये अनुकूलन कीट परागित पुष्पों में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात हो गई कीट परागण। अब कीट परागण किन किन पुष्पों में पाए जाते हैं, अगर उदाहरण की बात करें तो जिन पुष्पों में कीट परागण पाया जाता है ये पुष्प कौन से हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण पादप हैं वो आप ध्यान रखना। जैसे सरसों में पाया जाता है, आप जानते हैं, है ना, सरसों में कीट परागण ही होता है। इसके अलावा साल्विया एक पादप है, साल्विया में भी कीट परागण पाया जाता है। एक और आप याद रख सकते हैं आर्किड्स, और एक एग्जाम्पल इसका होता है आक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पादपों के जिनमें कुछ किनके द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है, इसलिए इनको इस प्रक्रिया को कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चौथे टाइप पर आते हैं। चौथा टाइप है पक्षी परागण। पक्षी परागण,
अब पक्षी परागण में क्या होगा, तो यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, पक्षियों के द्वारा होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, पक्षी परागण कहा जाएगा। इनकी विशेषता भी वही होगी जो कीट परागण की है, क्योंकि पक्षियों को आकर्षित करने के लिए भी पुष्पों का चमकदार व रंगीन होना आवश्यक है और मकरंद युक्त होना आवश्यक है। तो इस मकरंद के लालच में ही जो है पक्षी एक पुष्प से एक पादप से दूसरे पादप पर भ्रमण करेंगे और पराग कणों का स्थानांतरण करेंगे। तो ये होता है पक्षी परागण। अब पक्षी परागण किन पादपों में पाया जाता है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं और उनकी किस प्रकार के वो पुष्प होते हैं। तो देखिए, पक्षी परागित पुष्प जो हैं, इन विशेषताओं के अलावा पक्षी परागित पुष्प के कुछ विशेष आकार भी होते हैं। जैसे तंबाकू का जो पादप है, तंबाकू का पादप, इसमें भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है और इसके पुष्प की क्या विशेषता होती है, इसका पुष्प नलिकाकार होता है। क्या होता है, नलिकाकार। तो जब मकरंद प्राप्त करने के लिए पक्षी उस नलिकाकार पुष्प के अंदर अपना चोंच डालता है, तो यहाँ से परागकण इस चोंच पर आ जाता है और इसी प्रकार जब इसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाकर उस पुष्प में अपनी इस प्रकार चोंच डालता है मकरंद प्राप्त करने के लिए, तो जो परागकण यहाँ से चोंच पर आया था वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पुष्प कीटों पक्षी के द्वारा परागण होता है तंबाकू में। और पुष्प की विशेषता क्या है तंबाकू के, कि ये नलिकाकार होता है। इसी प्रकार से नंबर 2 याद रखना, केलिस्टेमोन। केलिस्टेमोन और केलिस्टेमोन पुष्प की क्या विशेषता है, तो ये जो पुष्प है ये प्यालेनुमा होता है। प्यालेनुमा होता है। देखिए, कई पुष्पों में तो मकरंद प्राप्त करने के लिए पक्षी जो है चोंच से या अपने किसी अन्य पार्ट से परागकणों का ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन केवल यही एक पारितोषिक पक्षियों को प्राप्त नहीं होता है। कई पादपों में पक्षी जो है पुष्प के अंदर जाकर के अपने अंडे भी दे देते हैं। तो उस पुष्प पे जब वो जाकर के बैठते हैं अंडे देने के लिए अन्य कामों के लिए, तो परागकण उस पक्षी से चिपक जाते हैं और फिर वो दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प पर जब जाते हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि तंबाकू में ऐसा होगा, कैलिस्टेमोन में पक्षियों के द्वारा परागण होता है और पुष्प का शेप कैसा होता है, प्यालेनुमा। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि एक होता है कुंभाकार, घड़ेनुमा भी होता है, कुंभाकार पुष्प होता है और ये किस में पाया जाता है, तो एपीएसी कुल के जो पादप हैं, मैंने पहले लिख दिया, एपीएसी कुल के पादपों में जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कुछ पक्षी भी ध्यान में रख सकते हैं, इसको आप कुछ पक्षी भी ध्यान में रख सकते हैं जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एक है गुंजन पक्षी, शकरखोरा, ये उन पक्षियों के नाम हैं जो परागण में हेल्प करते हैं। नेक्टेरिना, हाँ, तो कभी पूछ ले कि प्रमुख परागणकर्ता पक्षियों के नाम बताएं, ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा गुंजन पक्षी, शकरखोरा और नेक्टेरिना वो पक्षी हैं जो परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चौथा टाइप भी समाप्त होता है, पक्षी परागण। किन किन पादपों में मोस्टली पाया जाता है, तंबाकू, कैलिस्टेमोन, एपीएसी कुल के पादपों में ये पाया जाता है। अगला टाइप पर आते हैं। अगला टाइप होता है चमगादड़ परागण। देखिए, चमगादड़ परागण क्या होता है और इसको अलग से कैटेगराइज्ड क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए सामान्य बात नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसा जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, जब परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ के द्वारा हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चमगादड़ परागण। लेकिन चमगादड़ के द्वारा किन पादपों में परागण होगा, देखिए चमगादड़ जो है एक रात्रिचर
स्तनधारी है ना, पक्षी नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्तनधारी ग्रुप में आता। तो ये रात्रि में निकलता है, रात्रि में भोजन की तलाश में भ्रमण करता है। अब रात्रि में क्या होगा कि रात्रि में किन पुष्पों का परागण होगा? अब रात्रि में तो उन्हीं पुष्पों में परागण होगा जो रात्रि में खिलते हैं, और कई पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प रात में खिलते हैं। जिनके पुष्प कब खिलते हैं? रात में खिलते हैं। तो आपको ऐसे पादपों का भी नाम ध्यान रखना है जिनके पुष्प रात में खिलते हैं, जैसे कदम्ब है, कदम्ब के पुष्प रात्रि में खिलते हैं। आप याद रखिए कचनार, कचनार के पुष्प है ना, बालम खीरा, बालम खीरा एक और आपकी बुक में एग्जाम्पल है गोरख इमली। तो देखिए ये जो मैंने पादप लिखे हैं, इन पादपों की क्या विशेषता है कि इनके पुष्प कब खिलते हैं? रात्रि में खिलते हैं। अब रात्रि में खिलते हैं तो फिर इसमें परागकण यहाँ से यहाँ कौन पहुँचाएगा? अब रात्रि में तो सारे पक्षी वगैरह तो आराम कर रहे हैं, तो रात्रि में अब यहाँ क्या है कि चमगादड़ तो रात्रि में भोजन की तलाश में निकलता है, तो ये इन पुष्पों पर बैठेगा, और चूंकि ये खिले हुए होंगे रात्रि में तो यहाँ से परागकण इस पर चिपक जाएगा चमगादड़ से, और फिर जब दूसरे पादप के पुष्प पे जाएगा तो ये क्या करेगा? परागकणों को दूसरे पादप पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये कुछ खास बात हो जाती है चमगादड़ की कि चमगादड़ रात्रिचर जीव है, तो ये ऐसे पादपों में परागण करेगा जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। तो किस में करेगा? कदम्ब, कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली। तो देखिए क्या याद रखना है चमगादड़ में कि जब परागकणों का स्थानांतरण चमगादड़ के द्वारा हो तो ये चमगादड़ परागण है, लेकिन चमगादड़ के द्वारा किन में होगा? तो चमगादड़ रात्रिचर जीव है, रात्रि में जब भोजन की तलाश में निकलता है तो ऐसे पादपों में परपरागण में भूमिका निभाता है जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं। उदाहरण कदम्ब, कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपके पांचों महत्वपूर्ण टाइप्स परपरागण के समाप्त होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, जैसे कई पादप ऐसे हैं जिनमें घोंगे के द्वारा परागण होता है। तो घोंगे के द्वारा परागण किस में होता है? तो आप ध्यान रखना आर्किड्स में होता है ना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखना, जैसे गिलहरी के द्वारा परागण किस में होता है? तो गिलहरी के द्वारा परागण गुलमोहर में होता है। आपने अगर अपने आसपास गुलमोहर का पुष्प देखा हो तो उस पर गिलहरियाँ विचरण करती रहती है, तो वहाँ पर वो परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। हालांकि इसको अलग से टाइप में कैटेगराइज नहीं किया गया है। टाइप 5 ही है मुख्य टाइप। कौन कौन से हैं? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और लास्ट चमगादड़ परागण। तो इसी के साथ ये पर परागण के प्रकार और पर परागण की विधियां आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।